सिंध सरकार की कारकर्दगी तब्दील हुई या नहीं हुई, बेहतर हुई या नहीं हुई, लेकिन तब्दीली ज़रूर हो गई और वो हुई है सूबाई काबीना में मज़ीद चंद चेहरे तब्दील कर दिए गए। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह ने सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ किया है। कई वज़रा की छुट्टी करा दी गई है तो कई नए लोगों को काबीना में शामिल भी किया गया है और काबीना में 4 नए वज़रा और वज़ीर आला के 3 मुशीरों का इजाफा भी किया गया है। अच्छा, जाम खान शोरों की बात की जाए, महकमा आपाशी ज़िया अब्बास शाह को महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज दे दिया गया है। ज्ञानचंद की बात कर ली जाए, उनको महकमा अक़लियती अमूर और सादिक जोखियों को सोशल वेलफेयर का महकमा तफवीज़ कर दिया गया, उसकी वजारत दे दी गई। बिल्कुल, हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात होने वाले मुर्तज़ा वहाब से मुशीर माहौलियात का कलमदान जो था वो वापस ले लिया गया था, तो कुछ सूबाई वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए गए हैं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की बात करें तो उनको महकमा पब्लिक हेल्थ का इजाफी कलमदान भी दिया गया है और तैमूर तालपुर जंगलात के वजीर होंगे। अच्छा, सईद गनी के हवाले से भी सामने आई थी चीज़ें कि उनको भी तब्दील कर दिया गया, उनसे वजारत जो है वो ले ली गई है, तालीम की ख़ास तौर पे बड़ी अहम ये वजारत है। हम बात कर लेंगे, हमारे साथ इस वक्त तैमूर तालपुर साहब मौजूद है, सिंध का वज़ीर जंगलात जिनको बना दिया गया है, उन्हीं से बात करेंगे। जी तैमूर तालपुर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही होती है सारों की जानिब से कि अभी तक टीम ही फाइनल नहीं हो रही है, बार बार तब्दीली की जा रही है। सिंध में जो काबीना में तब्दीली की गई है, कलमदान तब्दील किए गए हैं, इस तब्दीली की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने जो डिलीवरी की है, जो डिलीवरेंस हमारी है, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी सिंध में, हमने पूरी की हैं। आज आप अगर कंपेयर करेंगे सिंध को बाकी सूबों से, तो आप देखेंगे गवर्नेंस में भी हम उनसे आगे हैं, आप देखेंगे कि डेवलपमेंट भी हम उनसे आगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम उनसे आगे हैं। तो लिहाजा हम जो एक अच्छा काम कर रहे हैं हम उसको और बेहतर करना चाहते हैं। जिस वक्त हम वज़रा बने थे तभी हमें कहा गया था कि आपके डिपार्टमेंट्स चेंज होंगे, आपके पास नए लोग आएंगे, हम नई शक्लें लाएंगे। तो हम उसी परफॉर्मेंस, जो हमारी परफॉर्मेंस के लिए आज पूरा सिंध तारीफ़ कर रहा है, उसी को बेहतर करने के लिए हमने और नए चेहरे और नई शक्लें आगे लाए हैं। और ये जो अमानत होती है, ये पार्टी की अमानत होती है, चाहे कोई वज़ीर हो, चाहे कोई एडवाइज़र हो, चाहे किसी का पोर्टफोलियो चेंज किया जाए, तो हम यहाँ पर काम करने आते हैं, हम काम करते हैं। पूरा हक है क़यादत को, जब जिसको दिल चाहे आगे करे, जिसको दिल चाहे बड़े पोर्टफोलियो चाहे पीछे करे। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये जो तब्दीलियाँ की गई हैं इनकी क्या वजह है? बिलावल भुट्टो की मर्जी से हुई हैं और क्या सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन मोड में जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी फैसले होते हैं वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करते हैं, पर वो फैसले जो हैं वो ऐसे ही नहीं किए जाते। चेयरमैन साहब आसिफ अली जरदारी साहब को, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को, अदी फरियाल साहिबा को, सबको बिठाकर अफ़हाम व तफ़हीम से ये फ़ैसले होते हैं, सबकी एडवाइस लेते हैं और फिर जो उनको बेहतर लगता है उसी हिसाब से फिर उसका जो है डिसीजन आता है। पर जो चेयरमैन साहब का फ़ैसला होता है वो अटल होता है, वो फाइनल होता है। और आसिफ अली जरदारी साहब का ही कहना है कि मैं लीड करने दूंगा अपने बेटे को, और इसी के फैसले हर जगह पर। ठीक है तालपुर साहब, ये बता दीजिएगा, मुर्तज़ा वहाब साहब का जो मामला एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगने का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खदशात हैं दीगर पार्टीज़ को, दीगर स्टेक होल्डर्स को, जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं। क्या आप कुछ तब्दीली नहीं आ सकती थी? आप लोग कानून की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो बेहतर नहीं था कि किसी ऐसे शख्स को लगा दिया जाता कि जिस पे सारों का जो है इत्तेफाक होता? हम ही कानून की पासदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ही कानून की पासदारी करती है। आप अगर ज़रा अपना मेमोरी को थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे और कुछ महीने रिवर्स में जाएंगे तो यहीं पर हमारे MQM, वैसे तो कहते हैं MQM पाकिस्तान, पर वैसे MQM अल्ताफ़ मेरे इसको आज तक समझता हूँ, उनका कहना था कि अगर विद इन फलानी डेट तक जो हमारे सेंसस थे वो फिर से नहीं कराए, फेयर एंड फ्री सेंसस अगर नहीं हुए तो फिर हम इस हुकूमत से जवाब दे के चले जाएंगे। तो क्यों इन लोगों ने जवाब नहीं, जब इमरान खान ने ये कह दिया कि हम सेंसस नहीं कराएंगे अभी, तो व्हाट इज़ द रीज़न कि अभी तक MQM इस हुकूमत वफाकी हुकूमत के साथ बैठी हुई है? रीज़न ये है कि वो सिर्फ माल कमाना चाहते हैं, वो सिर्फ नोट देखना चाहते हैं। उनको जो पुरानी उनकी याददाश्त थी, जो उनकी मेमोरी थी, जब वो बत्ताखोरी करते थे, चाइना कटिंग करते थे, वही काम इमरान खान के मेरे ख्याल से आज हो गए हैं। तो हम ना ही कभी हमने असूलों की सियासत से अलग हुए हैं, ना ही कभी हम सियासत से अलग, असूलों से अलग होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल से दिस इज़ द राइट थिंग एंड द बेस्ट थिंग टू डू। आपका दूसरा सवाल था, बल्कि इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमने ये शर्त रखी है कि जिस दिन भी इमरान खान न्याजी ने ये
सेंसस, फेयर एंड फ्री सेंसस कराए, हम उसके 40 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। विद इन 40 डेज ऑफ द सेंसस वी विल अरेंज। हमारा जिम्मा है, हम सिंध हुकूमत है, हम ये करेंगे, कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। दूसरा, मुर्तज़ा वहाब क्यों? इसलिए कि हम फ़र्क दिखाना चाहते हैं ना। यही कहती थी MQM, यही कहती थी PTI कि फलाना मसला, एक का इल्ज़ाम दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, तीसरा का खुद पे लेते थे। तो जो आज तक ये परफॉर्म नहीं कर सके वो इंशाल्लाह ताला हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको बताएगी कि जब वो काम करना चाहती है, जब काम करती है तो वो रिजल्ट। अगर बात की जाए, आपकी गवर्नमेंट तो 13 साल से सिंध में गवर्न कर रही है ना, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो सिंध की सूरत हाल है, कराची की अगर खास तौर पे बात करें तो वहाँ पर तो शहरियों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही हैं। क्या कोई प्लान है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मुर्तज़ा वहाब के पास? देखिए जी, आप और मैं कोई नहीं फैसला करने के लिए, फैसला करने वाली है अवाम। अगर हमने परफॉर्म किया है तो हमें वोट मिलेंगे, अगर हमने परफॉर्म नहीं किया है हमें वोट नहीं मिलेंगे। आप देख लें कितनी सीटें थी पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के शहर में और आज कितनी हैं। आप ज़रा काउंट में लाएं वो सीटें जो हम नहीं जीत कर आए हैं और कितने कितने मार्जिन से जीत के लाए हैं। आप ये भी काउंट में रखें कि जब इलेक्शन हुई थी, फैसल वाडा ने अपनी सीट छोड़ी थी जिसमें धांधली करके और अपना वोटों के साथ ज़्यादती करके, चीटिंग करके ये लोग नंबर 1 पे आए थे, थोड़े से मार्जिन से नून लीग से सीट जीते थे। अब जब इलेक्शन हुई तो हमने उनको पहले नंबर से 5वें और 6वें नंबर फेंक दिया। आपकी MQM को भी हमने 6वें 7वें नंबर फेंक दिया। तो ये हम डिलीवर कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये रिस्पांस और ये रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हर सीट पर ये होगा। मैं चैलेंज करता हूँ, PTI का जो MPA चाहे मुकाबला करे, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। मैं अपनी उमरकोट की सीट छोड़ के आऊँगा, कराची में जिस सीट से कहेंगे लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। और उसी तरह से हमारा जो नया एडमिनिस्ट्रेटर आया है, आप उससे भी वही रिजल्ट्स देखेंगे। ज़्यादा मेरे ख्याल से बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप महीनों और सालों में नहीं, आप हफ्तों में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम तो यही होते हैं कि हफ्तों की जगह भी दिनों में मामला बेहतर हो रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे तो चैलेंज कर दिया। मैं अपनी उमरकोट की सीट छोड़ता हूँ, कराची में आता हूँ। कोई भी शख्स मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन कराची की अगर हम सूरत हाल देखें तो कराची ने वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा दिया था। फिर MQM, लेकिन वैसे इस तरह के चैलेंज जो है ना वो करने नहीं चाहिए, चैलेंज करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल है। क्योंकि एक ही चैलेंज याद आ जाता है जो उनका वो जो है उनका। खैर, हम आगे बढ़ेंगे और बड़ा अहम मसला है और वो शायद सबका मसला, अच्छा कहा जाता है कि ख़वातीन का मसला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये हम सारों का ही मसला है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की उम्र बढ़ रही होती है, इंसान ना मानने को तैयार होता है और फिर कोशिश कर रहा होता है किसी ना किसी तरह जो है ना मुझे ये मतलब कि झुर्रियाँ ना पड़ रही हों, मैं बूढ़ा ना नज़र आ रहा हूँ। ये सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, सबका मसला। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही सबका मसला है। अच्छा, लोग जो है अपनी एज छुपा रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह के इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर उनसे जो है वो लोग निकलने के लिए फिर वो कहते हैं कि हम अपनी एज तो छुपा रहे हैं, लेकिन इन तरह की जो अब हमारी जो सामने लोगों को नजर आ रहा है इन चीज़ों को भी छुपाना है। तो इसके लिए बहुत सारे जो है ना ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं लोग, और जिस तरह से एंटी एजिंग हम लोग कहते हैं, बात करते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए? मुख्तलिफ टोटके हैं, ग़िज़ाएँ हैं, या सर्जरीज करवा लेनी चाहिए? यही हमने जानना है। हमारे साथ मौजूद हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सानिया जावेद, उनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बताएंगे क्या मतलब, हम बूढ़ा तो कोई भी नहीं होना चाहता है, उसके लिए आजकल हम कोशिशें क्या कर रहे हैं कि किस तरह से ना हो? क्या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं? अच्छा, बहुत से ट्रीटमेंट्स और इस तरह की कंप्लेंट्स अब चूँकि लोगों की आती हैं हमारे पास, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये ना सिर्फ फीमेल्स में, अब मेल में भी इस चीज़ का रुझान आ चुका है और हर बंदा ये यंग दिखना चाहता है। तो उसके लिए मेरी सबसे पहले कोशिश होती है कि मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाऊं, जो कि एक नेचुरल वे में आपको एंटी एजिंग चीज़ें देती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी डाइट, आपका लिक्विड इनटेक अच्छा होना चाहिए। आपकी डाइट में टॉक्सिन्स को ख़त्म करने के लिए नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए जो कि कुदरती तौर पे हर घर में अवेलेबल होती हैं। टॉक्सिन्स को अगर मैं आसान ज़ुबान में समझाऊँ तो ये वो जहरीले मादे हैं जो अगर किसी की बॉडी में जाते हैं तो सर से लेके पैर तक हर चीज़ को ये डैमेज करते चले जाते हैं। ना सिर्फ बाहर से बैरूनी, जैसे हमारी जिल्द, बाल, नेल्स हो गए, इनफैक्ट हमारे अंदरूनी अज़ा को भी ये चीज़ें डैमेज करती हैं। तो हमारी डाइट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हम वो चीज़ें शामिल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, अब ये चीज़ें किन में हैं?
बिल्कुल, मैं इसी पे आने लगी थी। बहुत नेचुरल सा सोर्स हमारे पास अल्लाह ताला ने मौजूद हमें दिया है, फलों की सूरत में, ग्रीन टी की सूरत में। इनके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर लें और डेली आप 15 से 30 मिनट की वॉक अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आपके एजिंग इफ़ेक्ट्स काफ़ी लंबा अरसा जो हैं ये नहीं आते हैं और ये नेचुरल तौर पे आपको उससे दूर रखते हैं एजिंग इफ़ेक्ट से। दूसरी चीज़ अनफॉर्चुनेटली कि हमारे इलाकों में अब पोल्यूशन का जो एक धुएं की वजह से बहुत ज़्यादा एक रेट बढ़ चुका हुआ है, तो हम जब बाहर सांस भी लेते हैं तो हम बहुत सारे टॉक्सिन्स अपने अंदर लेके जाते हैं। जंक फूड की तरफ लोगों का ध्यान बहुत जा चुका है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना बाहर निकलना छोड़ दें या जंक फूड छोड़ दें, अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें ऐड ऑन कर लें। इसके अलावा ऑब्वियसली अब हमारे पास अगर कोई चाहता है कि जी मुझे क्विक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स चाहिए तो उसके लिए मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पहले तो ये बता देना, क्योंकि कुछ लोग इसीलिए नहीं आते कि यार साइड इफेक्ट्स हैं, हम क्या जाएं। बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं अगर आप किसी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं, अनट्रेंड बंदे के पास जाते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ आपको ठीक कर सकती है और उसकी टेक्निक मशीन की, या जैसे मिसाल के तौर पे लोग फिलर्स, बोटॉक्स, थ्रेड्स कराते हैं या लेज़र्स के प्रोसीजर्स कराते हैं और करने वाला अगर ट्रेंड नहीं है तो उसके आपको उससे कई गुना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है समटाइम्स कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपने फिलर्स ख़राब हुए हुए उनको ठीक कराने के लिए, थ्रेड्स ख़राब हुए हैं उनको ठीक कराने के लिए कि ये फ़लानी जगह से कराया था, वो कम रेट में कर रहा था तो हमने वहाँ से करा लिया। और उनको जब ठीक करना हो तो ऑब्वियसली वो टाइम टेकिंग भी चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद थोड़ा कुछ ना कुछ डैमेज ज़रूर आता है बंदे की स्किन के ऊपर, आपकी चाहे वो फेस की हो चाहे बॉडी की हो। तो इन चीज़ों को हमेशा इस चीज़ पे ख्याल रखें कि आपने जब भी जाना है आप क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं और उससे ये चीज़ें कराएं जो इसमें ट्रेंड हो, जिसकी एक्सपर्टीज़ इसके अंदर हो, ना कि सस्ते के चक्कर में आप अपनी हेल्थ को डैमेज बिल्कुल ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि सर्जरीज़ हो रही होती हैं, एंटी एजिंग सर्जरीज़ लोग करवा देते हैं, ये कितनी ज़्यादा आप कहते हैं कि मतलब ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसकी बात तो अलग बात है, लेकिन ये करानी चाहिए भी कि नहीं करानी चाहिए, इस बारे में बताइएगा कितनी इफेक्टिव होती है। देखिए, एजिंग जो है अगर आप ग्रेसफुली एज कर रहे हैं तो आई प्रेफर इट। ठीक है, मैं कहती हूँ कि आप ग्रेसफुली एज करें, उसको मेंटेन करें, आपकी जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको चेंज ना कराएं, उसको बेहतर कर लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग आके कहते हैं कि मेरे फीचर्स ही चेंज कर दें, तो मैं उस पर रिकमेंड नहीं करती। मैं उनको कहती हूँ कि आप इसको बेहतर करा लें, जो आपके नेचुरल फीचर्स हैं उसकी तरफ जाएं। लेकिन जो सर्जिकल और आप वो बात कर रहे हैं, सर्जिकल में इशू ये है कि अब हमारे पास नॉन सर्जिकल ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसलिए हम सर्जिकल को तब उस पर जाते हैं जब हमारे पास नॉन सर्जिकल वे में ऑप्शंस मौजूद ही ना हो। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं कि हम इसको बगैर किसी सर्जरी के करेक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन ही होता है कि आप पहले हमेशा नॉन सर्जिकल वे में जाएं। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं कि जी हमारा बालों का इशू है और हमने बाल लगवाने हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं कभी भी उन्हें ये नहीं कहती कि आप सर्जिकल प्रोसीजर जो हेयर ट्रांसप्लांट है उस पर जाएँ। उस पर फिर हमारे पास मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, हम उस पर उनको ले जाते हैं जिससे उनके बाल बेहतर हो जाते हैं। तो उसमें इस तरीके से कि हमें पेशेंट को पहले असेस करना होता है कि क्या इसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। और मोस्टली पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे बॉडी के ऊपर फैट्स आ जाते हैं, चर्बी का बहुत ज़्यादा एक जिस्म पे हो जाना हो जाता है, उसको रिमूव कराने के लिए लोग सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो उसमें हमारे पास कई ऐसे ऑप्शन अब मौजूद हो चुके हैं कि हम बग़ैर सर्जरी के चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। और जिससे एक टर्म बड़ी वो एक लाइनर बड़ा मशहूर है कि बग़ैर कट बग़ैर खून के चर्बी का खात्मा। तो ये चीज़ें बड़ी इजीली मौजूद है और सेफ है। ये कुछ जादू नहीं रह गया? नहीं, जादू नहीं है, बिल्कुल जादू नहीं है, और ये बहुत सेफ चीज़ें, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। अच्छा, लेकिन झुर्रियों का तो मसला है ना हमारा कि हमने झुर्रियाँ ख़त्म करनी है, तो अगर झुर्रियाँ ख़त्म करनी है, पड़ गई हैं, वो ग़िज़ा से ख़त्म हो जाएंगी, जो डाइट की आप बात कर रही हैं, या कोई प्रोसीजर तो अब करवाना पड़ेगा, तो फिर सेफ क्या है हमारे लिए? अगेन, अब ये जो झुर्रियाँ भी हैं ये भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ को हम कहते हैं स्टैटिक रिंकल्स और कुछ को कहते हैं डायनामिक रिंकल्स। डायनामिक रिंकल्स बेसिकली वो होते हैं जब हम चेहरे के फीचर्स दिखा रहे हैं तो वो रिंकल पड़ रहे हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो झुर्रियाँ होती हैं वो पड़ चुकी होती हैं, मुसलसल रहती हैं। तो इन दोनों को ट्रीट करने का तरीका डिफरेंट है। डाइट से ये चीज़ें फिर ज़रा मुश्किल होता है इनको ठीक करना, लेकिन डाइट उन लोगों के लिए बेहतर है जो भी यंग हैं और वो चाहते हैं कि उनके रिजल्ट इनिशियल स्टेजेस के लिए। तो इस तरह की झुर्रियाँ जो हैं इनके लिए बेहतरीन हाल ये है कि आप या तो लेज़र्स प्रोसीजर्स ऐड करा लें। बोटॉक्स बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन मौजूद है।
थ्रेड्स बहुत अच्छे, ये सेफ प्रोसीजर्स हैं जिनके ऊपर हम जा सकते हैं। ठीक। सेकेंडली, अगर किसी ने लेजर्स में जाना है तो मल्टीपल लेजर्स मौजूदा हो चुके हैं, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी है, हाईफू है, और ये फ्रैक्शनल लेजर्स हैं। तो ये बहुत सारे इनके अब ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये चीज़ें मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सानिया, बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। और हमारी थी कि पहले बहुत अच्छी Safely बात किस है कि तरह अच्छा से एक हम कर डर्मेटोलॉजिस्ट सकते हैं। आपको अगर ये बता रहा हूँ ना कि नहीं ट्रीटमेंट आप किसी सर्जरी से पहले किसी और ट्रीटमेंट से पहले अपनी डाइट बेहतर कर लें, तो ये बात ना वैसे अजीब ही लग रही होती है। तो वो अगर हमें बता रही हैं तो हमें ये सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और बुरा डाइट होने को से बच बेहतर सकते करना हैं। सबसे पहले तो अपने। ठीक है, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे